ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है मिर्जा गालिब के कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रूपक अंदाज बयां और आलेख डॉक्टर शमीम हनफी। प्रस्तुतकर्ता वीरेंद्र गोहिल। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। गालिब, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, महाकवि गालिब हमारे साहित्य, हमारी कला, हमारे सौंदर्य बोध का एक प्रतिनिधि नाम, एक नाम कभी खत्म न होने वाले सिलसिले का। आगे 200 साल बीत गए हैं इस सिलसिले को शुरू हुए, जो हमारे दिल और दिमाग में एक रोशनी की तरह छाया हुआ है, अलग-अलग अक्सों में, रंगों में, आयामों में। बात पर नहीं आती, अब किसी बात पर नहीं। गालिब कहीं भी अपनी शायरी में अपने आप को दोहराते नहीं हैं। हर बार एक नए अंदाज में, नई शब्दावली के बाने में, नए फलसफे, दर्शन की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए, जिंदगी के नए नए मायने तलाश करते हुए मिलते हैं। ए लोगों, ये सब क्या है? ये दुख सुख की बातें, ये हंगामा, ये भाग दौड़, ये बदलते मौसम, दुनिया के ये ढंग, ये राग रंग। कहते हैं हर इंसान अपने समय का आईना होता है। कहते हैं हर संवेदनशील व्यक्ति अपने समय से प्रभावित होता है। कहते हैं हर रचनाधर्मी अपनी कृतियों से आने वाले समय को प्रभावित करता है। गालिब की शायरी अपने समय की धड़कनों का दस्तावेज तो है ही, लेकिन 200 बरस बीत जाने के बाद भी तरोताजा है और लगता है जैसे आज के समय की नब्ज और चिंतन की धारा प्रवाहित हो रही है। गालिब के जानकार गालिब को अलग-अलग रूपों में देखते हैं। कुछ उनकी निजी जिंदगी में झांकते हुए शायरी को आंकते हैं, तो कुछ समय का तराजू हाथ में लिए। एक तरह से यही विविधता किसी भी रचनाधर्मी के महत्वपूर्ण और बहुआयामी होने का भी प्रमाण है। जानी मानी शायरा श्रीमती तरन्नुम रियाज कहती हैं, मिल्टन की नज़र में तो शायर किसी गैबी कुव्वत के ज़ेर असर शेर कहता है। मैंने गालिब को उनके कलाम के अलावा उनके माहौल में समझने की कोशिश की है। हमारी क्लासिकी मौसीकी में गज़ल उनके कलाम के बगैर अधूरी समझी जाती है, बल्कि कुछ अर्सा पहले शायद आपको याद हो, शोभना नारायण जैसी फनकारा ने उनके अशार को अपने रक़्स में पेश करने की एक अलग तरह की सही की है। तेईस दिसंबर 1797 को आगरा में मिर्जा असदुल्ला खां का जन्म हुआ। पिता का नाम था जनाब अब्दुल्ला बेग। मुगल सल्तनत का समय था। 19 साल की उम्र में उनकी पहली किताब दीवाने उर्दू लिखी जा चुकी थी, जो 1841 में प्रकाशित हुई। जनाब सालिक लखनवी, चेयरमैन उर्दू अकादमी पश्चिम बंगाल, कहते हैं, सूरज हमेशा निकलता रहा है और हमेशा गुरूब भी होता रहा है। कितने शायर आए, कितने चले गए, कितनों को लोग भूल गए, कितने तारीख की नज़र हो गए, लेकिन गालिब गालिब ही रहा। देखना तकदीर की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है।
कलकत्ता निवासी श्री रेवती लाल शाह अनेक भाषाओं के जानकार हैं। गालिब और गालिब के कलाम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उसको साइंस के नज़रिए से सोचा है। साइंस का नज़रिया ये है कि 19वीं सदी तक हम ये सोचते थे कि जो हमें दिखाई देता है ये उस चीज़ की खूबी है, यानी ऑब्जर्वेशन जो था, ऑब्जेक्ट, वही मेन चीज़ था। लेकिन 20वीं सदी में ये बताया गया कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन दोनों को साथ में रखे बगैर सही ऑब्जर्वेशन आ नहीं सकता। गालिब जो कलकत्ता आए तो कलकत्ता से आने वाली नई रोशनी को उन्होंने पहचाना। यहाँ रेल की पटरियाँ बिछनी शुरू हो गई थी। पुराने ज़माने में हम जिस कश्ती की बात करते थे, कश्ती और नाखुदा की, वो बादबानों से और हवा से चलती थी। लेकिन यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि स्टीम से, भाप से इन्होंने पानी में जहाज चला दिए और अल्फाज जो हैं, शब्द, वो पक्षियों की तरह उड़ने लगे हैं। शायद टेलीग्राफ तब तक दिल्ली में ना आया हो, लेकिन उन्होंने अपने अंग्रेज दोस्तों से अखबारात के ज़रिए उनको ये पता चल गया था कि ऐसे आविष्कार हो गए हैं कि जहाँ शब्द पक्षी की तरह से उड़ रहे हैं। तो वो इन सब इजादात से, इन आविष्कारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन पे जो कलकत्ता का प्रभाव पड़ा, बाकी भी कलकत्ता में यहाँ उन काफ़ी दिनों रहे, कई बहस मुबाई से यहाँ के जो शायर थे, कवि बंगला के, उनका असर उन पे पड़ा, उनके ख्यालात का असर पड़ा। गालिब की शायरी पर अनेक विद्वानों ने रिसर्च की है और नए मायने तलाश किए हैं। लखनऊ के प्रोफेसर वारिस किरवानी मानते हैं कि गालिब कल और आज के बीच एक पुल की तरह हैं। अरस्तु से किसी ने सवाल किया था कि आप तो बहुत बड़े आलिम फाजिल हैं, अपनी खूबी बताइए, आपका इल्म कितना है? तो अरस्तु ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, और तुम ये भी नहीं जानते कि तुम कुछ नहीं जानते हो। देयर लाइज द डिफरेंस। तो ये जो बात कही जाती है कि वो ब्रिज थे गालिब मॉडर्न पीरियड और मिडिवियल पीरियड के बीच में, एक पुल का काम करते हैं। अच्छा, गालिब की पोइट्री में और आपको क्या नयापन लगा? कुछ नयापन बताइए उनकी पोइट्री में। माशूक का तसव्वुर, माशूक का तसव्वुर में भी एक मॉडर्निटी पैदा की है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि यह अंदाज गुफ्तगू क्या है। किसी ने कहा था, गालिब पहले शायर हैं जिन्होंने महबूब से ये कहा है, डांटा है, कहा है कि बदतमीजी से बात मत करना, हमारी भी इज्जत है, हम इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। दूसरी जगह कहते हैं, अगर पहलू तही कीजिए जगह मेरी भी खाली है। इस चक्कर में आप न रहिएगा कि आप बहुत बड़े तीस मार खां हैं, आप पे हम आशिक हैं, लेकिन आपको माशूक बनाया, आपको खुदा नहीं बनाया हमने। ये ट्रेंड गालिब में के यहाँ चलता है। गालिब का इमेजिनेशन तो ऐसा है कि जमीन से आसमान तक तारी है। आप शेर के शौकीन हैं, शेर मांगते हैं, आप शेर सुनिए। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डिबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। गालिब की निजी जिंदगी जैसी जिंदगी तो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की थी। उनकी जिंदगी के हादसे, घटनाएं शायद उतने माने नहीं रखते जितना कि उन हालात में रहते हुए उनके जैसी शायरी करना। उनकी शायरी अगर अलग नहीं होती तो उनकी जिंदगी की कहानी, घटनाएं, उतार चढ़ाव कोई याद नहीं रखता। डॉक्टर तकी आबिदी का अपना नजरिया है मिर्जा गालिब और उनकी शायरी को देखने का। खुद कहते हैं कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। या मसलन कहते हैं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। गालिब की तेज़ निगाह ज़िंदगी के हकीकी और अमली पहलू पर पड़ती है। वो तसव्वुफ़ के अक्सर रुमूज़ व मसाइल नहायत लतीफ़ पैराए में बयान करते हैं। जहाँ कहीं इनका कलाम में शौक़ी है, वो नहायत दिलकश है। गालिब उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने फ़ारसी और उर्दू में शायरी करने के साथ साथ ख़ुतूत भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, और उसके ज़रिए से बहुत ही खूबी पैदा हुई है। कभी कभी इनके ख़ुतूत पढ़ने से ख़ुद इनकी हयात भी सामने आती है। इनकी ज़िंदगी के ऊपर, इनकी शायरी के ऊपर भी एक अच्छी खासी रोशनी पड़ती है। और कुल तादाद इन ख़ुतूत की
873 तक बताई जाती है, जिनमें सबसे ज़्यादा खतूत मुंशी हर गोपाल तफ्ता को लिखे, जो तकरीबन 123 खतूत के आसपास है। इन खतूत में उन्होंने जो बात पैदा की है वो भी काबिल गौर है। मसलन मिर्ज़ा हातिम बेग की अहलिया का इंतकाल हो जाता है, तो जब इनकी महबूबा का इंतकाल हो जाता है तो ये एक ताज़ियती ख़त लिखते हैं और उसके बाद उसमें लिखते हैं कि किसी के मरने का गम वो करे जो आप न मरे, कैसी अश्कशानी, कहाँ की मरसिया खानी, आज़ादी का शुक्र बजा लाओ, गम न खाओ, और अगर ऐसी ही अपनी गिरफ्तारी से खुश हो तो चुन्ना जान न सही मुन्ना जान सही। यानी ये मिर्ज़ा हातिम बेग से ये कहना चाह रहे हैं कि तुम क्यों गम कर रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो, और इस आंसू बहाने से कुछ हासिल नहीं है, इसलिए कि एक ना एक दिन मुझे भी मरना है। यानी फ़लसफ़े ख़ास चीज़ की तरफ भी इशारा करते हैं। वो ये कहते हैं कि मरने के बाद या तो हमें जन्नत मिलेगी और या जहन्नम मिलेगी, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तमाम लोग जन्नत की ही ख्वाहिश करते रहते हैं कि मिले तो जन्नत ही मिले। कहते हैं कि जिसमें लाखों बरस की हूरें हों, ऐसी जन्नत को क्या करे कोई। तो वो बूढ़ी हो चुकी हैं, जब वो बूढ़ी हो चुकी हैं तो उन हूरों की ख्वाहिश करने से आखिर इंसान को फ़ायदा क्या है। जनाब राजेंद्र बहादुर मौज गालिब के खतों को साहित्य का हिस्सा मानते हैं। हमारे कव्वाल, हमारे गाने वाले खुशला, वो भी गालिब की, यानी कोई भी महफिल हो सुखन की, कोई भी महफिल हो गाने की, गालिब कलाम आ जाएगा। तो गालिब का तो ऐसा है मकाम कि जो हर महफिल में है। आप फ़कीरों के जाइए, फ़कीरों के यहाँ भी आप देखिए गालिब का कलाम गाया जा रहा है, शेरियत में भी गाया जा रहा है। तकरीर लोग करते हैं तो गालिब के कलाम को कोट कर देते हैं। गालिब के खतूत भी एक अच्छा खासा लिटरेचर है। भोपाल के शायर और एडवोकेट जनाब अख्तर सईद। गालिब को रुखसत हुए 29 साल से कुछ ऊपर हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे वो हमारे दरमियान में उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह ज़िंदगी में अपने अजीज़ों, दोस्तों और मासरीन के साथ। उनके नाम, शोहरत और अज़मत का दायरा तो अब हिंदुस्तान की हदों को भी फलांग कर आलमी अदब की हदों से जा मिला है। गालिब ने खुद ही पेशीन गोई कर दी थी, शोहरत शहरम बगीती बाद मन खाह शुदन, मेरे शहर की शोहरत तो दुनिया में मेरे बाद होगी। भोपाल के अब्दुल कवी दशनवी हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और गालिब ने अपने अंदाज़ बयां को और कहा है, यानी दूसरों से अलग, दूसरे शुरा से मुख्तलिफ। लेकिन उसके साथ अगर ये भी कहते हैं कि उनका अंदाज़ फ़िक्र भी जो है वो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सिर्फ शायर नहीं थे, मुफक्किर भी थे, सोचते थे, गौर ख़ौस करते थे, बहुत हसास थे, ज़माने को पहचानने की कोशिश करते थे, हयात और कायनात को जानने की कोशिश करते थे, और इंसानी हकीकत से आगाह होने और आगाह करने की फ़िक्र करते थे। लेकिन एक बात और कही उन्होंने है कि आदमी बनना अलग बात है और इंसान बनना बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। गौर कीजिए शेर को कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। गालिब की जिंदगी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जब 5 बरस के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के चले जाने के बाद वे चचा की सरपरस्ती में रहे। 13 बरस की उम्र में दिल्ली के एक संभ्रांत परिवार में शादी हो गई और वे आगरा से दिल्ली आ गए। गालिब का समय और उनकी शायरी को परकोटे में देखना पसंद नहीं करते जाने माने कवि आलोचक श्री अशोक वाजपेयी। गालिब के बारे में ये बार बार कहा जाता है कि वो 19वीं शताब्दी की जो दुनिया थी जिसमें मुग़ल सल्तनत का अस्त हो रही थी और अंग्रेज़ का राज स्थापित हो रहा था, मेरे हिसाब से सिर्फ इस तक महदूद करना उनको कम पढ़ना है।
गालिब इतिहास के नहीं अनंत के कवि हैं, समकालीन की तरह बात करते हैं। जब वो कहते हैं कि अब मैं हूँ और मातमे यक शहर आरजू तोड़ा जो तूने आईना तिमसालदार था, ये कहते हैं कि परतबे खुर्शीदे जहाँ ताब इधर भी साये की तरह हम पे अजब वक्त पड़ा है। तो ये अजब वक्त सिर्फ 19वीं शताब्दी का अजब वक्त नहीं है, लेकिन ये बात भी बहुत स्पष्टता और बिना संकोच के कही जानी चाहिए कि गालिब 19वीं शताब्दी के न सिर्फ भारत के सबसे बड़े कवि हैं, वो 19वीं शताब्दी में संसार के सबसे बड़े कवियों में से एक हैं। अगर आप उनके समकालीनों से उनकी तुलना करें तो गालिब कभी भी कहीं भी उनसे कमतर नहीं ठहरते। अपनी दृष्टि की उदग्रता में, अपने इनोवेशंस में, अपने नए ढंग की सोच समझ में, अपनी बेचैनी परेशानी में, अपनी प्रामाणिकता ईमानदारी में, अपनी बेबाकी में, इस सब में गालिब एक बड़ी भारी शख्सियत के रूप में उभरते हैं। गालिब के समकालीन कवियों में से फ्रांस के बादलियर, जर्मनी के हाइने, रूस के पुश्किन, इंग्लैंड के वर्ड्सवर्थ, शेली और कीट्स, अमेरिका के वॉल्ट व्हिटमैन। कवि आलोचक, साहित्य अकादमी के सचिव श्री के सच्चिदानंदन कहते हैं, गालिब का हिंदी में काफ़ी अनुवाद हुआ है। दीवाने गालिब का अनुवाद नूर नबी अब्बासी ने किया है। पंजाबी में भी दीवाने गालिब का संपूर्ण अनुवाद हुआ है। तेलुगु, तमिल और अधिकांश भाषाओं में गालिब की चुनी हुई कविताओं का अनुवाद हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अंग्रेज़ी में गालिब के कम से कम 16 संकलन है और विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में गालिब पर 16 पुस्तकें भी हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो सबसे अधिक अनुदित होने वाले भारतीय कवियों में से हैं और संभवतः भारत में उर्दू के सबसे अधिक अनुदित कवि हैं। उनकी शायरी का केंद्र बिंदु क्या है? वो मुझसे एक आधुनिक कवि की तरह बात करते हैं। आप जानते हैं कि गालिब ऐसे समय में रहे जबकि एक पूरी सभ्यता विघटित होती प्रतीत हो रही थी। वो विखंडन और निराशा का दौर था। जिंदगी, जिसे जानना समझना अत्यंत सहज था, अचानक दुरू हो उठी थी। 1857 में उन्होंने दिल्ली में ही हजारों देशभक्तों को फांसी चढ़ाए जाते देखा। उनमें से कई उनके गहरे मित्र थे। मनुष्य की इस अमानवीयता को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। एक साथ इन सभी अनुभवों ने गालिब को सच्चे अर्थों में आधुनिक कवि बनाया। तमिल में मिर्जा गालिब की शायरी का अनुवाद किया है श्री सी के द्वारिका नीलमणि ने। तमिल गजल ओलिपेड़ी तैयार किया नंबर ओरवर तमिल में गजल का कैसेट बनाने के उद्देश्य से मेरे एक मित्र ने तमिल में गजल लिखने के लिए कहा। यहीं से गजल के बारे में मेरी खोज शुरू हुई। चेन्नई विश्वविद्यालय के ग्रंथालय, केंद्रीय ग्रंथालय, ओरिएंटल ताड़पत्र के ग्रंथालय आदि की कई पुस्तकों से मुझे गजल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इन पुस्तकों में से एक है कलकत्ता राइटर्स वर्कशॉप द्वारा प्रकाशित R.N. रैना की गालिब पर एक किताब। इसे पढ़ते पढ़ते मुझे उन गजलों को तमिल में अनुवाद करने की इच्छा हुई। इसके बाद गालिब की गजलों का तमिल में अनुवाद कर एक किताब प्रकाशित की। गालिब गजल पाடல்களை தமிழாக்கி उदिर इलेगल என்ற பெயரிலே நூலாக்கி இருக்கிறேன்। इन रचनाओं का अनुवाद करते हुए आपको कैसा अनुभव हुआ? இந்த நூலை தமிழாக்கிய போது மொழிகள் மாறுபட்டாலும் प्रदेशங்கள் यह अनुवाद करते समय मुझे अनुभव हुआ कि बोली और प्रांत में अंतर होने पर भी विश्व भर के लोग एक जैसे ही हैं। इस पुस्तक को लेकर पाठकों की प्रतिक्रिया कैसी रही? मैं ज्यादा क्या बताऊं, इस पुस्तक को मेरी अन्य पुस्तकों से अधिक ख्याति प्राप्त हुई। आपके अनुवाद का एक अंश हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करेंगे। இச்சிக்கல் உலகிலிருந்து என் சுமைமிகு தலையை உயர்த்த மட்டும் முடியுமானால் வானம் எதிரொலிக்கிறது ஏற்கப்படாத காதலால் மேலும் மேலும் வேதனை குமுறலை எறிந்து। श्री अशोक वाजपेयी गालिब को आधुनिकता का शिखर मानते हैं। 3 अर्थों में वो आधुनिकता के पहले क्लासिक हैं। एक इस अर्थ में कि उनके यहाँ व्यक्ति कविता के केंद्र में आता है, बिना किसी मिथक, बिना किसी पारंपरिक अलंकरण या आश्वासन के,
दूसरी बात है गालिब की प्रश्नवाचकता, हर चीज़ पर सवाल उठाने की जुर्रत। अपने पे सवाल उठाते हैं, खुदा पे सवाल उठाते हैं, दुनिया और दुनिया के तमाशे पे सवाल उठाते हैं, अपने वक्त पर सवाल उठाते हैं। तो ये प्रश्नवाचकता, शायद गज़ल जो कि एक लालित्य और सुकुमारता का माध्यम मानी जाती रही है और जिसमें एक तरह का प्रेम और विरह और इत्यादि का अनुष्ठान होता रहा है, उसको एक प्रश्नवाचक विधा बना दिया। पहले जो रूपक है वो स्थिरता का रूपक है, अनुष्ठान का रूपक है, सेलिब्रेशन का रूपक है, लेकिन गालिब के यहाँ ये रूपक बदल कर परिवर्तन का रूपक होता है। यानी बैठे हैं रह गुज़र पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। तीसरी बात यह है कि गालिब में भारतीय और फारसी परंपरा का एक की अंतःक्रिया का भी एक रासायनिक शिखर है। गालिब दोनों परंपराओं में एक साथ है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय परंपरा में सूफी परंपरा, सूफी तत्व और इत्यादि का भी बहुत गहरा प्रभाव है। इसलिए गालिब एक निराले ढंग के भारतीय कवि हैं। फिर मुझे दीदे तर याद आया, दिल जिगर तिश्ने पर याद आया, फिर मुझे दीदे तर याद आया। गालिब का काव्य संग्रह दीवाने गालिब लगभग 1800 शेरों या 3500 पंक्तियों की किताब है। दुनिया के साहित्य के इतिहास में ऐसी मिसाल कम ही मिलती है जब इतनी कम पूंजी के साथ ऐसी विशाल और लोकप्रिय दुनिया किसी ने बनाई हो। गालिब ने कुल मिलाकर 6000 के करीब शेर कहे थे, उसमें से 2/3 हिस्सा स्वयं उन्होंने अलग कर दिया। फिर भी हमारी चेतना पर गालिब ने बहुत गहरा असर डाला। श्री के सच्चिदानंदन यानी उर्दू कविता को चिंतन की गहन मनोदशा में ले आए। उन्होंने एक अनुभव और दूसरे अनुभव के बीच और उसी अनुभव के विभिन्न रंगतों के मध्य हमेशा अत्यंत सूक्ष्म और सुस्पष्ट अंदर दिखाने की कोशिश की। जो सवाल उन्होंने पूछे वे संभवतः फारसी उर्दू के पारंपरिक प्रश्नों से बहुत अलग नहीं थे। प्रेम क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड में मनुष्य का स्थान क्या है, लेकिन उनके उत्तर भिन्न है। पुराने कवियों ने उनकी भाषा को अजीबोगरीब पाया और इसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो जानते थे कि वो भविष्य की काव्य भाषा गढ़ रहे हैं। चल कर जहां कोई न हो, सुखन कोई। उनकी तबीयत और सोच एक आम आदमी से अलग हटकर था। वे एक स्वतंत्र स्वभाव लेकर पैदा हुए थे। उनकी अपनी परंपरा और विरासत में मिला इतिहास भी उन्हें अपने आप से पराजित नहीं कर सका। बादशाह से लेकर डाक के हर कार्य तक सभी उनसे परिचित थे। उन्होंने कभी अपनी किसी बुराई, कमजोरी या आदत पर पर्दा नहीं डाला। वो झूठी धार्मिकता, बनावट और अंधविश्वास की हंसी उड़ाते थे। उनका विश्वास सच्ची इंसानियत में था, इसलिए वो हर जगह मौजूद मिलते हैं, हर जगह अपनी चेतना का रिश्ता जोड़े हुए मिलते हैं। कोई हमसाया न हो, पासबां कोई न हो, रहिए अब ऐसी। गालिब के बारे में एक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक और वरिष्ठ अधिकारी श्री पवन वर्मा, उनके नजरिए में एक बहुत ही भारी मेटाफिजिकल एलिमेंट है। वो मैंने बहुत कम कवियों में पाया है। वो एक नजरिया तभी आ सकता है जब एक आदमी की शायरी उठ के एक अलग ही स्तर पे पहुंच जाए, तब वो शायरी ही नहीं रह जाती, तब वो फलसफा बन जाती है।
मैं समझता हूँ गालिब इस कॉम्पोजिट कल्चर के सबसे एक तरह से प्रसिद्ध प्रतीक हैं। वो हर उन शख्सों का मजाक उड़ाते थे जो कि अपने ही मजहब के कारण से बंध गए, क्योंकि वो समझते थे कि असल मायने में धर्म वो है जो इंसान को ऊंचा बनाए। उनके देखे से जो आ जाते हैं मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। गालिब की एक और खूबी रही है कि वो किसी तरह का लबादा ओढ़ना पसंद नहीं करते थे। खुला व्यक्तित्व, खुली किताब की तरह। वो दूसरों को और अपने आप को भी इस तरह देखते थे जैसे तमाशा देख रहे हों। देखिए पाते हैं खुशाब बुतों से क्या फैस, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। गालिब जानते थे कि हर इंसान का बुनियादी अनुभव ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होती है। इस ब्रह्मांड में हमारे होने का मतलब क्या है, और ये ब्रह्मांड भी स्वयं क्या है? ये सब क्यों है? क्या, क्यों, कैसे? इन्हीं सवालों में गालिब की चेतना घिरी हुई है। इसीलिए गालिब हर परिस्थिति में, जीवन के हर संदर्भ और सौंदर्य बोध में हमें हमेशा अपने आसपास दिखाई देते हैं। तभी तो जगह जगह अलग अलग भाषाओं में उनकी शायरी के अनुवाद हो रहे हैं। उनकी शायरी को आधार बनाकर चित्रकारी हो रही है, मूर्तियां तराशी जा रही हैं। गायक गालिब को गाकर अपने को धन्य समझ रहा है, तो संगीतकार अपनी रचनाओं से उन्हें प्रणाम कर रहा है। दो 200 बरस बीत गए। तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। बहुत कुछ उजागर हुआ, लेकिन अभी बहुत कुछ शेष है। बहुत सारे नए मतलब, नए रंग, नए अंदाज, नए मायने। दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बान। क्योंकि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। अभी आप रूपक अंदाज़े बयां और सुन रहे थे। आलेख डॉक्टर शमीम हनफी, प्रतिभागी स्वर अशोक ओझा, उबैद नियाजी, सोमदत्त शर्मा, सुशील बनर्जी, लता शर्मा, राजश्री त्रिवेदी, नीरज शर्मा और शोभना जगदीश। प्रस्तुति सहायक अशोक ओझा। प्रस्तुतकर्ता वीरेंद्र गोहिल। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।